नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे ताकतवर ऑफिस की और उस सबसे ताकतवर ऑफिस में बैठे सबसे ताकतवर इंसान की, जो सामने तो कम ही दिखता है लेकिन पर्दे के पीछे का जो उसका काम है, उसका इम्पैक्ट हम आप पूरा भारत फील करता है और हर रोज करता है। एक कहावत है कि खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं, प्लांट होती हैं। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो ये समझ लीजिए कि देश में 14-15 सालों से जो भी खबर चल रही है, जो भी प्लांट हो रही है, उसके पीछे यही ताकतवर अधिकारी है। गोदी मीडिया कैसे चलेगा, कब दौड़ेगा, कब भूकेगा, कब तलवे चाटेगा, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला जो इंसान है, आज हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सबसे ताकतवर और पर्दे के पीछे से काम करने वाले अधिकारी हिरेन जोशी की। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पीएमओ में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के ओएसडी के पद पे मौजूद जोशी जी को किनारे कर दिया गया है। आप इसको सामान्य फेरबदल नहीं मान सकते, क्योंकि ये बात सामान्य इंसान की नहीं हो रही है और जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि पीएमओ में जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि गंभीर आरोपों का बौछार लगा है जोशी जी के ऊपर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने हिरेन जोशी पे सार्वजनिक तौर पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर सरकार इस पे अपना पक्ष नहीं रखती है तो ये प्रधानमंत्री के ऑफिस के साख पे बट्टा लगाने जैसा है, क्योंकि इसमें नैतिकता और ट्रांसपेरेंसी दोनों पे सवाल खड़ा हो रहा है। पवन खेड़ा ने जो सबसे पहला आरोप लगाया है वो है सरकारी दफ्तर में निजी व्यवसाय करने का। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या हिरेन जोशी पीएमओ जैसे जो मोस्ट सेंसिटिव सरकारी दफ्तर है वहां पर बैठ के अज्ञात व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे थे? अगर हाँ, तो वो व्यवसाय कैसा था, उसका नेचर क्या था? और दूसरा आरोप जो पवन खेड़ा ने लगाया है वो है विदेशी लिंक का, कि हिरेन जोशी प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं का उपयोग अपने प्राइवेट बिजनेस डील के लिए कर रहे थे। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक आरोप लगा है वो है राष्ट्र हित से समझौता का। सवाल उठाया गया है कि क्या इन विदेशी डील्स या संबंधों से देश के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी हुआ है? यानी बॉटम लाइन ये है कि जिसको देश का सबसे प्रेस्टिजियस कार्यालय होना चाहिए, जो देश का सबसे ताकतवर कार्यालय है और उसमें बैठा हुआ देश का सबसे ताकतवर अधिकारी, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसने सत्ता का दुरुपयोग किया है निजी लाभ कमाने के लिए और इसके लिए उसने देश की सुरक्षा को भी जोखिम में डाला है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी ये आरोप है, इनमें से किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पीएमओ में हलचल की खबरें बाहर आ रही हैं, खबर आ रही कि हिरेन जोशी को साइडलाइन किया जा रहा है और पीएमओ ऑफिस की जो चुप्पी है ना, वो बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। तो बेहतर तो ये होता कि पीएमओ ऑफिस से खुद इन चीजों को लेके क्लेरिफिकेशन आ जाती, मोदी जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को क्लियर कर देते। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो लोग अपना अपना दिमाग, अपना अपना पर्सपेक्टिव लगा रहे हैं। खैर, हिरेन जोशी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उन पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जोशी साहब का कद केवल उनकी पदवी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ उनका दशकों पुराना जो रिश्ता है, जो संबंध है, उससे था। और मोदी जी की राष्ट्रीय और वैश्विक छवि का निर्माण करने में उनकी भूमिका किसी आर्किटेक्ट से कम नहीं रही है। 2010 के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से शुरू हुआ ये संबंध 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। और दुनिया में डिजिटल क्रांति किसी ने भी लाई हो, लेकिन मोदी जी की लाइफ में डिजिटल क्रांति लाने वाले यही हिरेन जोशी हैं। जोशी को नरेंद्र मोदी को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने ये तब किया जिस समय भारत में कोई भी और राजनीतिक नेता डिजिटल माध्यम की शक्ति को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था। जोशी ने इसकी क्षमता को पहचाना और मोदी की किंग साइज इमेज को डिजिटल दुनिया में स्थापित किया। और जोशी जी केवल सोशल मीडिया नहीं देखते थे, वो पूरा जो ओवरऑल मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसके नैरेटिव को भी कंट्रोल करते थे, आज तक करते हैं। राष्ट्रीय मीडिया हाउसेज में कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इन सब पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल माना जाता था। उनकी रोज की बैठकों और निर्देशों के बिना सरकार का जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो आगे नहीं बढ़ती थी, ये भी माना जाता है। और कई राजनीतिक पंडितों का मानना ये भी है कि भारतीय राजनीति में जिस तरीके से मीडिया को वेपनाइज किया गया है, यानी मीडिया को सरकार का एजेंडा चलाने के लिए कैसे उपयोग करना है, इसमें हिरेन जोशी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि हिरेन जोशी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोदी जी के लिए भी और पीएमओ ऑफिस के लिए भी। और क्योंकि पीएमओ ऑफिस कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं है, ये सरकारी ऑफिस है, सार्वजनिक ऑफिस है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है ये पब्लिक को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ऑफिस देश के संवैधानिक ढांचे का एक इम्पॉर्टेंट इकाई है। इसके अधिकारियों पे अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसको आंतरिक मामला कहकर टालना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ धोखा है। और कायदे से तो प्रधानमंत्री खुद देश के सबसे सर्वोच्च कार्यकारी हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को बताएं कि उनका अधिकारी निजी लाभ कमा रहा था या नहीं। क्योंकि चुप रहना, मौन रहना एक तरीके से आरोपों को इनडायरेक्ट रूप से सहमति देने जैसा होता है। और इसीलिए पीएमओ की देरी और चुप्पी ने मीडिया से लेके, खैर गोदी मीडिया तो चुप है, लेकिन सोशल मीडिया में अफवाहों की बाजार गर्म हो चुकी है। जब सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो जो खालीपन होता है उसको स्पेकुलेशन भर देता है। और स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है
कि पीएमओ के कुछ अधिकारी जो जोशी जी की कार्यशैली और उनकी ताकत से नाराज थे, उन्होंने ये जानकारियां लीक की है। यानी एक थ्योरी ये है कि ये जो लीकेज हुआ है, वो प्रशासनिक दुर्बलता और आंतरिक जो शक्ति संघर्ष चल रहा है, उसका परिणाम है। हालांकि गुजरात और दिल्ली की राजनीति को या मोदी जी को करीब से जानने वालों का मानना है कि पीएम मोदी इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे। उनके पास यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। अगर उनके करीबी पे कोई भी व्यक्तिगत विवाद आता है तो पीएम मोदी उसको बचाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी इमेज को बचाएंगे। तो भले ही धीमे से हो, कोई जान ना पाए, पर जोशी जी पे जो कार्रवाई होगी वो इसी पैटर्न का हिस्सा होगी। क्योंकि राजनीति में जो हार्डकोर राजनीति होगी, खासकर गुजरात लॉबी की, उसमें लॉयल्टी से ज्यादा यूटिलिटी मायने रखती है कि आपका उपयोग क्या है। अब जोशी जी का जो मैटर बाहर आ रहा है, ये इतना बड़ा क्यों है, इसको मैं आपको कई एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हिरेन जोशी जैसे अधिकारी, इनका कोई मतलब संवैधानिक नियुक्ति तो इनकी थी नहीं, इनका केवल पीएम से व्यक्तिगत संबंध था। और ऐसे लोग जब सरकारी कार्यालय में निजी व्यवसाय चलाते हों, तो ये सत्ता का निजीकरण का संकेत है। ये बताता है कि पीएमओ के अंदर जो निजी नेटवर्क है, वो प्रशासनिक ढांचे पर हावी है। और जैसा कि आरोप लग रहा है, अगर जोशी जी ने मोदी जी के विदेशी दौरों का उपयोग अपने व्यक्तिगत व्यवसायिक डील के लिए किया, तो फिर इसका हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति पे क्या असर पड़ा। सवाल ये है कि क्या विदेशी निवेशकों को सरकारी नीतियों को पहले से बताया गया, उनको एक्सेस दिया गया? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो संवेदनशील डेटा हैं, उनको निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया? अगर ऐसा कुछ हुआ है जो अभी बस आरोप है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम जो हो रहा था, वो सीधे पीएमओ के ऑफिस से हो रहा था। खैर, अब अगर जोशी जी साइडलाइन किए जाते हैं, तो फिर सवाल ये है कि मीडिया को कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करने के जोशी जी मास्टर माने जाते थे। उनका एग्जिट मीडिया के अंदर एक बड़ा बदलाव भी ला सकता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में प्रेस फ्रीडम जैसा कुछ तो बचा नहीं था। अब सवाल ये है कि उनके जाने के बाद अगर वो जाते हैं, अगर ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती, उनको जाना पड़ता है, तो फिर मीडिया की बागडोर, उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि जोशी जी का चार्ज किसको मिलेगा, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करने का काम पीएमओ के हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेत ये मिल रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को अस्थायी रूप से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, क्योंकि जोशी जी का नेटवर्क असाधारण था और उसको मीटअप करना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, क्या ये मामला बस जोशी जी तक सीमित रहेगा या पीएमओ के अंदर और बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, शक्ति का संतुलन बदलने वाला है? दोस्तों, ये पूरी घटना इस बात का शाइनिंग एग्जाम्पल है कि सत्ता में जो लॉयल्टी होती है और मेरिट, इसके बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। और जब लॉयल्टी यानी कि व्यक्तिगत निष्ठा प्रशासनिक कार्रवाई पे हावी हो जाती है, तो फिर भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी सामने आने लगती है। अब सवाल यहाँ पे बस इतना है, और आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय देश के लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी जवाबदेही को स्वीकार करेगा, या इतने गंभीर विवाद को भी बस चुपचाप दबा दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।